हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यानी प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर का हमारे मानव जीवन में क्या उपयोग है। यह टॉपिक यानी पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 से 8 चैप्टर आते हैं। यह चैप्टर पूरा उस पर आधारित है। तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से मेरा डेली वीडियो आएगा मेरा चैनल पर, यही द अप्रोच बॉय पर डेली वीडियो मेरा आएगा। तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं सेल क्या होता है। यानी एकदम हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे, यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल क्या होता है। सेल ही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। वह एक के ऊपर एक जुड़ के एक टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है और आप जानते हैं पूरे ऑर्गन एक सिस्टम में कार्य करता है जिसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल क्या होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचना का मतलब क्या हुआ कि यह एक संरचना देता है। सेल जैसे मैं हूँ या का मैं सेल से ही बना हूँ, तो एक संरचना दिया है और उसका एक फंक्शन करता है ताकि मैं जीवन के जितने भी आवश्यक कार्य हूँ वो कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल क्या होता है। उसके बाद सेल के बाद हम देखेंगे टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है। टिश्यू ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है। टिश्यू कोशिकाओं का समूह होता है। तो टिश्यू ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनकी टिश्यू का सबसे 3 मेजर बात होती है कि इसका ओरिजिन क्या है, यानी उत्पत्ति क्या है, इसका कार्य क्या है और इसका रूपांतरण क्या है। तो टिश्यू ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है जिनका उत्पत्ति समान हो एवं जो समान कार्य करने के लिए रूपांतरित हो, उसे टिश्यू कहते हैं। तो लिख देते हैं, ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है टिश्यू। ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनकी उत्पत्ति समान हो, जिनकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति समान हो एवं जिनकी उत्पत्ति समान हो एवं जो समान कार्य करने के लिए रूपांतरित हो, एवं जो समान कार्य करने के लिए रूपांतरित हुई हो, ठीक है। तो सेल तो देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे टिश्यू क्या होता है। ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनकी उत्पत्ति समान हो एवं जो समान कार्य करने के लिए रूपांतरित हुई हो। तो टिश्यू में सबसे मुख्यतः 3 इंपॉर्टेंस बात होती है। एक तो ओरिजिन इसका क्या है, इसका कार्य क्या है और इसका रूपांतरण क्या है, ठीक है। तो रूपांतरण तो कार्य और समझ में नहीं आता है, लेकिन ओरिजिन समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आपका भाई है, मैं आपको अगर बायोलॉजी का भी नहीं आता है उस लेवल से हम जाएंगे, एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपना ही चैनल है, ठीक है। तो उत्पत्ति क्या होता है। तो उत्पत्ति को जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा आखिर जर्म लेयर क्या होते हैं। जर्म लेयर से ही पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। 3 जर्म लेयर होते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे होता है जर्म लेयर। एक एडल्ट ह्यूमन यानी एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है, एक एडल्ट जो ह्यूमन होता है उसके ओवरी से यानी ओवम निकलता है, और एक एडल्ट जो मेल है यानी नर है उसके स्पर्म निकलता है। जब यह आपस में जब निषेचन करते हैं तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। यह जाइगोट 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से जब 32 कोशिका अवस्था का हो जाता है तो इसे ब्लास्टुला कहते हैं। और यह जाके मादा के गर्भाशय के अंतभित्ति में जाके अंतरोपण हो जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यह मादा हो गई और ये नर हो गया, ठीक है। इसे एडल्ट है, दोनों एडल्ट है। तो यह ओवम निकलता है, ओवम निकलता है और ये निकलता है स्पर्म। ये 2 आपस में फर्टिलाइजेशन करके द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हो जाता है। द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हो जाता है। और यह जाइगोट 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से जब 32 कोशिका अवस्था हो जाता है तो इसे ब्लास्टुला कहते हैं। और यह जाके मादा के जो गर्भाशय की जो भित्ति होता है, मान लीजिए गर्भाशय की भित्ति हो गई, इस यहीं पर जाके अंतरोपण हो जाता है ब्लास्टुला। और ये अपने आप 3 परत में
तीन परत में व्यवस्थित कर लेता है, जिसे जर्म लेयर कहते हैं। मान लीजिए एक परत यह हो गया, यह दूसरा परत हो गया और यह तीसरा परत हो गया। अपने आप तीन परत में व्यवस्थित कर लेता है, जिसे जर्म लेयर कहते हैं। और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से वह जर्म लेयर होते हैं जो मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो सबसे जो बाहर है, एक तो हो गया एक्टोडर्म, दूसरा हो जाता है मेसोडर्म, तीसरा हो जाता है एंडोडर्म। ठीक है, इन्हीं तीनों जर्म लेयर से पूरे मानव शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले देखा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यानी यह इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं नीट के बात करें तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा टिश्यू क्या होता है, उसके बाद हमने देखा जर्म लेयर क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि जर्म लेयर कौन कौन से होते हैं और इनका उत्पत्ति कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे अब जंतु ऊतक क्या होते हैं, यानी जंतु ऊतक जिससे हम बने हैं वह क्या होता है। तो हम इसको थोड़ा साफ फ्रेश कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जंतु ऊतक क्या होता है जिससे हम बने हैं। हम क्या है, हम एक जंतु ऊतक से ही बने, या कोई भी जो मानव है वो जंतु ऊतक से ही बना है। तो अब हम देखते हैं कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। ठीक है, यानी जंतु ऊतक के प्रकार, जंतु ऊतक के प्रकार। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक का प्रकार। तो जंतु ऊतक मुख्यतः तो 4 प्रकार के होते हैं, उसको लिख देता हूं मैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, दूसरा का होता है संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक का प्रकार। तो जंतु ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के हो जाते हैं। पहला होता है उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है पेशी ऊतक, तीसरा होता है पेशी ऊतक, इसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। चौथा हो जाता है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक, यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो हमने देखा कि जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू मुख्यतः 4 प्रकार के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से जर्म लेयर्स यानी 3 जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। यानी उन्हीं तीनों जर्म लेयर से पूरे जंतु ऊतक बनते हैं और इन्हीं चारों जंतु ऊतक से पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे जब मैं एक चैप्टर आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, इसको पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे उपकला ऊतक क्या होता है, पूरे डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे उपकला ऊतक को। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम यानी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे। तीसरा मस्कुलर ऊतक को पढ़ेंगे हम, यानी मस्कुलर टिश्यू को पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, इसको पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन से जर्म लेयर से कौन से ऊतक का निर्माण होता है। तो तीनों जर्म लेयर से निर्माण होता है उपकला ऊतक का, तीनों जर्म लेयर से निर्माण होता है उपकला ऊतक का। यानी संयोजी ऊतक का निर्माण होता है, इसको मेसोडर्म बनाता है,
तीन जर्म लेयर्स होते हैं। तो इसको मेसोडर्म बनाता है संयोजी ऊतक को, पेशी ऊतक को बनाता है मेसोडर्म, तंत्रिका ऊतक को बनाता है एक्टोडर्म। ठीक है, तो ये तो हो गया। सबसे पहले इस टॉपिक में देखा का यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यानी प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें देखा सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, उसके बाद देखा कि ब्लास्टुला क्या होता है, ब्लास्टुला के बाद देखा कि जर्म लेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन जंतु तक, उसके बाद देखा 4 प्रकार के होते हैं, कौन से जंतु तक से कौन सा जर्म लेयर का निर्माण होता है वो देख लिया। अब मेरा जो कल का जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे डिटेल्स में पूरा उपकला ऊतक को डिटेल्स में देखेंगे, उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और उपकला ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपका इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और यह चैनल से डेली वीडियो आएगा। मेरा 90 दिन का चैलेंज है, यानी 90 दिन में डेली वीडियो डालूंगा और आप इस सपोर्ट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।